नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे DS स्टडी चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे सीटेट 2021 का प्राथमिक स्तर का जो पेपर हुआ था 27 दिसंबर 2021 को, उसका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी CTP का जो भाग है, इसको आज हम इस वीडियो के अंदर सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, आप भी अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीटेट के पेपर देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों सीटेट के अंदर इस बार भी प्रीवियस क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हो रहे हैं जो आपके ऑनलाइन मोड में हुए थे। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इससे पहले मैंने 2011 से लेकर अब तक के जो पेपर हुए थे वो सभी मैंने सॉल्व करा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के प्रश्न नंबर 1 से। बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत डैश आते हैं। 1, केवल गुणात्मक परिवर्तन। 2, केवल मात्रात्मक परिवर्तन। 3, गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन दोनों, या फिर 4, ना कि गुणात्मक और ना ही मात्रात्मक परिवर्तन। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि विकास के अंदर हमारे गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों परिवर्तन आते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है? 1, लिखना। 2, कूदना। 3, दौड़ना। या फिर 4, तैरना। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि लिखना हमारा सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, बच्चों के विकास के संदर्भ में संवेदनशील चरण से क्या तात्पर्य है? 1, किसी व्यक्तित्व में विशिष्ट क्षमताओं के उत्थान का इष्टतम चरण। 2, गर्भाधान से जन्म तक का विकासात्मक चरण। 3, शैशवावस्था से प्रारंभिक वयस्क अवस्था में पारगमन का विकासात्मक चरण। या फिर 4, किसी व्यक्ति में अंतःस्त्राव में हुए अचानक परिवर्तनों का विकासात्मक चरण। तो दोस्तों, इसका उत्तर होने वाला ऑप्शन नंबर हमारा 1, यानी कि किसी व्यक्ति में विशिष्ट क्षमताओं के उत्थान का इष्टतम चरण। नेक्स्ट, समकक्षी समूह के संदर्भ में क्या सही है? 1, बच्चों के द्वितीय समाजीकरण में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 2, बच्चों के समाजीकरण में उनकी कोई भूमिका नहीं होती है। 3, बच्चों के समाजीकरण में उनकी लघु लेकिन निरर्थक भूमिका होती है। या फिर 4, यह द्वितीय समाजीकरण का कारक नहीं होता है। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि बच्चों के द्वितीयक समाजीकरण में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी उप अवस्था लॉरेंस कोल्बर के नैतिक विकास की पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत आती है? 1, अनुदेशन, उद्देश्य एवं आदान प्रदान। 2, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। 3, अनुबंधन, नैतिकता एवं अधिकार व कानून। या फिर 4, सामाजिक सरोकार और आत्मबोध। तो दोस्तों, इसका उत्तर होने वाला ऑप्शन नंबर 4, यानी कि सामाजिक सरोकार और आत्मबोध। नेक्स्ट, समायोजन घटित होता है जब 1, बच्चे अपने अनुभवों को वर्तमान स्कीमाओं में सम्मिलित करने के लिए उनका रूपांतरण करते हैं। 2, बच्चे अपने वर्तमान स्कीमाओं में परिवर्तन करके नए अनुभवों के अभिप्राय को समझते हैं। 3, बच्चे अपने स्कीमाओं को असंबंधित खंडों में बांट देते हैं। या फिर 4, बच्चे अपने मूर्त अनुभवों की जगह अमूर्त विषय पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि बच्चे अपने वर्तमान स्कीमाओं में परिवर्तन करके नए अनुभवों के अभिप्राय को समझते हैं। नेक्स्ट, एक 5 वर्षीय बच्चे को 16 फूलों के चित्र दिखाए जाते हैं, जिनमें से 4 लाल 12 नीले रंग के होते हैं। जब बच्चे से पूछा जाता है कि क्या नीले फूल अधिक हैं या लाल फूल अधिक हैं, तो बच्चा उत्तर देता है कि नीले फूल अधिक हैं। जीन पियाजे के अनुसार इसका अभिप्राय है कि बच्चा अभी डैश दक्षता हासिल नहीं कर पाया है। 1, क्रमबद्धता। 2, श्रेणीबद्ध वर्गीकरण। 3, सकारात्मक अनुमान। या फिर 4, प्रत्यप्ति चिंतन। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि श्रेणीबद्ध वर्गीकरण। नेक्स्ट, एक अध्यापिका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थी को सहपाठी से अंत्यक्रिया कराकर एक सहारा देकर अध्यापन करती है। यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया किस पर आधारित है? 1, लॉरेंस कोल्बर के नैतिक विकास पर। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत पर। 3, लेव वाइगोस्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर। या फिर 4, हावर्ड गार्डनर के बहुआयामी सिद्धांत पर।
तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि लेव वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर। नेक्स्ट, प्रगतिशील शिक्षा में पाठ्यचर्या के उद्देश्य डैश को महत्व देते हैं। 1, रटन स्मृति। 2, सत्ता के प्रति अनुकूलता। 3, आलोचनात्मक चिंतन। या फिर 4, प्रत्यास्मरण और सतत अभ्यास ड्रिल। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि समालोचनात्मक चिंतन। नेक्स्ट, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सी बुद्धि जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने और उनका प्रयोग करके अपने आचरण को दिशा देने की योग्यता से संबंधित है। 1, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। 2, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। 3, भाषात्मक बुद्धि। या फिर 4, प्राकृतिक बुद्धि। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। नेक्स्ट, तो दोस्तों यहाँ कथन दिया है ए, कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण का सृजन बहुत महत्वपूर्ण है। उसका तर्क दिया है उपकारी वातावरण भाषा विकास में अर्थपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सही विकल्प चुनें। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिए हमारे, फर्स्ट ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। सेकंड, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। 3, ए सही है लेकिन आर गलत है। या फिर 4, ए और आर दोनों गलत हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट, डैश शब्द का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए होता है जबकि डैश शब्द का प्रयोग उन विशेषताओं और स्वभावों के लिए होता है जिसे कि एक विशिष्ट संस्कृति पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानती है। 1, लिंग और जेंडर। 2, जेंडर और लैंगिकता। 3, जेंडर और लिंग। या फिर 4, लैंगिकता और जेंडर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि लिंग और जेंडर। नेक्स्ट, बहुभाषी कक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त होगा। 1, स्कूल को केवल उन्हीं छात्रों की भर्ती करनी चाहिए जो स्कूल द्वारा निर्धारित अनुदेशन की भाषा में संवाद कर सकते हैं। 2, शिक्षा को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और छात्रों को उस भाषा में संवाद करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिनका प्रयोग करने में उन्हें आसानी हो। 3, शिक्षक को उन छात्रों को दंडित करना चाहिए जो स्कूल द्वारा निर्धारित अनुदेशन की भाषा के अलावा अन्य भाषा में संवाद करते हैं। या फिर 4, स्कूल द्वारा निर्धारित अनुदेशन की भाषा में ही सभी का मूल्यांकन होना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा 2 यानी कि शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और छात्रों को उस भाषा में संवाद करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिनका प्रयोग करने में उन्हें आसानी हो। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन मूल्यांकन हेतु मानकीकृत परीक्षणों के संदर्भ में सही है। 1, यह छात्रों में अपसारी चिंतन को प्रोत्साहित करते हैं। 2, वे मूल्यांकन के सख्त ढांचों या संरचनाओं पर आधारित हैं। 3, वे अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं और विविधताओं पर आधारित विभिन्न विधियों का प्रयोग करते हैं। या फिर 4, वे मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति भिन्न गति से सीखता है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि वे मूल्यांकन के सख्त ढांचों या संरचनाओं पर आधारित हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी विधि अधिगम के लिए आकलन हेतु उपयुक्त है। 1, सिर्फ साल के अंत में परीक्षाएं। 2, बच्चों के संप्रत्यय बुद्धि का नियमित प्रलेखीकरण। 3, मानकीकृत परीक्षण। या फिर 4, केवल प्रत्यास्मरण पर आधारित प्रश्नोत्तरी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बच्चों के संप्रत्यय बुद्धि का नियमित प्रलेखीकरण। नेक्स्ट, एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को गणित के सवालों के उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया को व्याख्या करने के लिए बढ़ावा देती है। अधिगम की प्रक्रिया के संदर्भ में यह तकनीक 1, अर्थहीन है। 2, कभी कभार ही इस्तेमाल की जानी चाहिए। 3, अधिगम की गति को बाधित करेगी। या फिर 4, अधिसंज्ञानात्मक कौशल के विकास में मददगार है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि अधिसंज्ञानात्मक कौशल के विकास में मददगार है। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा किन विद्यार्थियों के लिए अधिगम के उपयुक्त स्तर मान रखती है। तो दोस्तों यहाँ पे ये दिए सृजनात्मक,
स्वलीन, अधिगम विकार और मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण। तो दोस्तों देखते हैं कौन सा उत्तर सही है हमारा। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, थर्ड, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, या फिर फोर, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, यानी कि हमारे समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हमारे संज्ञानात्मक, स्वलीन, अधिगम विकार और मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण इस सभी के इस्तेमाल रखती है। नेक्स्ट, एक ऐसी दशा जिसमें कोई बच्चा पढ़ते समय कुछ अक्षरों और शब्दों को हटा देता है या प्रतिस्पादित करता है या फिर उल्टा कर देता है, डैश कहलाती है। 1, वाचन वैकल्य, 2, स्वलीनता, 3, अधिगम असहायता, या फिर 4, अवधान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि वाचन वैकल्य। नेक्स्ट, बिंदु अपने आप से परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए बहुत उत्साहित रहती है। वह मौलिक एवं अभिसारी समाधानों को खोज कर लाती है। ये गुण किसकी ओर संकेत करते हैं? 1, स्वकेंद्रितता, 2, सृजनात्मकता, 3, बाह्य अभिप्रेरणा, या फिर 4, संज्ञानात्मक विलंबता। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि सृजनात्मकता। नेक्स्ट, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त है? 1, बड़े प्रिंट में छपी पुस्तकें, 2, त्रिआयामी मानचित्र और चार्ट, 3, छोटे प्रिंट वाले कार्यपत्रक, या फिर 4, सॉफ्टवेयर जो कि मूल पाठ को वाक में परिवर्तित करते हैं। तो दोस्तों इन चारों पॉइंटों में से कौन से पॉइंट हमारा ठीक है? फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, थर्ड, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, या फिर 4, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो दोस्तों इस प्रश्न जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, यानी कि हमारा बड़े प्रिंट में छपी पुस्तकें, त्रिआयामी मानचित्र और चार्ट, और फोर्थ हमारा सॉफ्टवेयर जो कि मूल पाठ को वाक में परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट, कक्षा में बच्चों के अधिगम को सहयोग देने के लिए निम्न में से कौन सी योजना प्रभावशाली नहीं है? 1, संप्रत्यय नक्शों के निर्माण में बच्चों की सहायता, 2, बच्चों को स्मृति सहायक विधियों और खंडीकरण के उपयोग की सीख, 3, बच्चों को प्रश्नों के उत्तर की निष्क्रिय नकल उतारने के लिए कहना, या फिर 4, बच्चों को अपने सहयोगियों के साथ बैठकर सीखने के लिए प्रेरित करना। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि बच्चों को प्रश्नों के उत्तर की निष्क्रिय नकल उतारने के लिए कहना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सवाल प्रक्रियात्मक ज्ञान से संबंधित है? 1, अमेरिका की राजधानी क्या है? 2, मानचित्र और ग्लोब में क्या अंतर है? 3 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ने का तरीका क्या है? या फिर 4, प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा क्या है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि 3 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ने का तरीका क्या है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा डैश होनी चाहिए। 1, वेतन और अभ्यास पर आधारित, 2, अन्वेषण प्रेरित खोजोन्मुखी, 3 पाठ्यपुस्तक और शिक्षक केंद्रित, या फिर 4 परीक्षा के लिए सीखने की ओर उन्मुख। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि अन्वेषण प्रेरित और खोज उन्मुख। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सार्थक अधिगम की श्रेष्ठ परिभाषा देता है? 1, अधिगम पाठ्यपुस्तकों में दिए गए तथ्यों को याद करने तक सीमित है। 2, अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो बच्चों द्वारा विद्यालय के बाहर ली गई जानकारी को सम्मिलित करता है। 3, अधिगम को केवल पेपर पेंसिल आधारित मानकीकृत परीक्षा द्वारा ही मापा जा सकता है। या फिर 4, अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थी को केवल शिक्षक द्वारा जानकारी मिलनी चाहिए। तो दोस्तों इस प्रश्न जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो बच्चों द्वारा विद्यालय के बाहर ली गई जानकारी को सम्मिलित करता है। नेक्स्ट, समस्या समाधान के संदर्भ में किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाना क्या कहलाता है? 1, प्रक्रियात्मक स्थिरता, 2, अनुक्रिय समुच्चय, 3,
अनुरूपक चिंतन, या फिर 4 साधन लक्ष्य विश्लेषण। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि अनुक्रिय समुच्चय। नेक्स्ट, एक कक्षा में विद्यार्थी छोटे छोटे समूहों में एक नियत कार्य पर लगे हुए हैं और प्रत्येक समूह का एक सहायक है। किस उपागम का एक कक्षा में उपयोग हो रहा है? 1 व्यवहारवादी, 2 संरचनावादी, 3 मनोविश्लेषणवादी, या फिर 4 प्रतिपादक। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि संरचनावादी। नेक्स्ट, समस्या के समाधान की वह प्रणाली जिसमें लक्ष्य से आरंभ करके क्रमशः पीछे की तरफ चलकर हल तक पहुंचा जाता है डैश कहलाती है? 1 अनुरूपक, 2 पक्षगामी कार्यकारी युक्ति, 3 कलन विधि, या फिर 4 स्मरण सहायक विधियाँ। तो दोस्तों इस प्रश्न जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि पक्षगामी कार्यकारी युक्ति। नेक्स्ट, जब बच्चे गलतियाँ करते हैं तो 1 उन्हें कक्षा में महत्व नहीं देना चाहिए, 2 उन्हें कार्य को बार बार दोहराने के लिए कहना चाहिए जब तक कि वे गलती करना छोड़ ना दें, 3 उन्हें कक्षा के एक अलग खंड में बैठाना चाहिए, या फिर 4 शिक्षक को बच्चे की सोचने समझने की प्रक्रिया को समझने के लिए उसके साथ चर्चा करनी चाहिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि शिक्षक को बच्चे की सोचने समझने की प्रक्रिया को समझने के लिए उसके साथ चर्चा करनी चाहिए। नेक्स्ट, एक शिक्षक अपने छात्र को सीखने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित बने रहने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकता है? 1 दुश्चिंता और भय पैदा करके, 2 प्रतिस्पर्धा परीक्षण द्वारा, 3 व्यक्तिगत नैपुण्य लक्ष्य को निर्धारित करने में उनको सहयोग देकर, या फिर 4 वास्तविक इनाम जैसे टॉफ़ी देकर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि हमारा व्यक्तिगत नैपुण्य लक्ष्य को निर्धारित करने में उनको सहयोग देकर। चलते हैं दोस्तों आज के आखिरी प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 30, किसी विद्यार्थी को योजना बनाने, जांचने, मूल्यांकन करने और अपने ही अधिगम में परिवर्तन करने की क्षमता क्या कहलाती है? 1 अवधान, 2 प्रत्यास्मरण, 3 रटना, या फिर 4 अधिसंज्ञान। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा 4 यानी कि अधिसंज्ञान। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों हम अपनी वीडियो में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।